हेलो बच्चों, कैसे हो आप। विधान ऑनलाइन क्लासेस में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमन खंडेलवाल और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10 विज्ञान का एक नया चैप्टर, दैनिक जीवन में रसायन। केमिस्ट्री का ही ये नया चैप्टर है और इसमें हम दैनिक जीवन में जो केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं, जो केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं हमारे डेली रूटीन में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको अब हम शुरू करने जा रहे हैं, दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, तो दैनिक जीवन में रसायन में आपकी किताब में सबसे पहले जो चर्चा होती है वो होती है अम्ल और क्षार की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अम्ल और क्षार। किसमें? केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में हर चैप्टर में, हर जगह, अभी आप 10वीं में हो, 11वीं में, 12वीं में, हर जगह आपके अम्ल और क्षार जरूर आते हैं। ठीक है ना। तो अम्ल और क्षार, इनको अगर आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो तो केमिस्ट्री का एक हिस्सा आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। जानकारी होनी चाहिए हमें, क्या होते हैं अम्ल, क्या होते हैं क्षार, और क्या कौन कौन से अम्ल होते हैं, कौन कौन से क्षार होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अम्ल और क्षार से। तो अम्ल और क्षार की शुरुआत के पहले मैं तुम्हें इनमें कुछ अंतर बता देता हूं, या हम इनकी जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे इनके अंतर से। ठीक है ना। आपने सबने पढ़ा है, छोटी क्लासों में आप सब पढ़ते आ रहे हो। अम्ल और क्षार की सबसे आप बेसिक जो डेफिनेशन है वो क्या पढ़ते आ रहे हो? अम्ल, भैया अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे, जैसे नींबू वगैरह है। और क्षार, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, ये अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ये हमने अम्ल और क्षार के बारे में छोटी क्लास में पढ़ा था। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था अनील। क्या है ये अनील? मतलब, ये तो याद रखने की ट्रिक है। अ का मतलब अम्ल, नी का मतलब नीले को लाल कर देता है। ठीक है ना। ये याद रखने का तरीका है। जो लिटमस पत्र टेस्ट होता है, एक टेस्ट होता है जिसमें हम अम्ल और क्षार की जांच कर सकते हैं। तो अगर अम्ल होगा तो वो नीले लिटमस पेपर पे अगर हम अम्ल की बूंदे डालेंगे तो वह उस नीले का रंग परिवर्तित करके लाल में कर देगा। इसी तरह अगर क्षार होगा कोई पदार्थ, तो क्षार क्या होगा? क्षार क्या करेगा लिटमस पत्र के साथ? शालिनी। शालिनी मतलब, शा का मतलब क्षार, ला ली से मतलब ल से लाल, लिटमस पत्र को नीला। ठीक है ना। अम्ल नीले को लाल कर देता है, क्षार लाल को नीला कर देता है। ये भी आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। ठीक है, अब जो हम मेन इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं अम्ल के बारे में, अम्ल क्या करता है, अब हमारे वो काम आएगा। अम्ल, अम्ल का जलीय विलयन, या हम यूं कहें अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है। मतलब यूं समझ लो, अम्ल देता है H+ और क्षार OH- देता है। तो अम्ल को अगर आप पानी में डालोगे, अम्ल पानी में टूटकर H+ आयन देगा, और क्षार को अगर आप पानी में डालोगे तो क्षार पानी में OH- आयन देगा। इसका मतलब सीधा सा है, अम्ल के पास H+ आयन है। अम्ल का जो भी अणु है, जैसे मान लो मैं तुम्हें उदाहरण बताता हूँ, HCl एक अम्ल है। तो HCl में, HCl के पास क्या है? H+ और Cl- आयन है अगर इसके टुकड़े करें तो।
इसका मतलब ये जल में जैसे ही डालेंगे H+ और Cl- के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और हमें क्या देगा, H+ आयन। इसी तरह जिस भी यौगिक के पास OH- आयन होगा वो क्या होगा, क्षार। जैसे जैसे NaOH सबसे मेन इंपॉर्टेंट अम्ल HCl है और ये क्षार NaOH है। NaOH जैसे ही इसको आप पानी में डालोगे, पानी है, पानी में डालेंगे NaOH को, तो ये Na+ और OH-, मतलब क्या दिया इसने, OH- आयन दिया। तो जितने भी अम्ल होंगे वो H+ आयन देंगे और जितने भी क्षार होंगे वो OH- आयन देते हैं। कहाँ पे, जलीय विलयन में, या जल में घोलने पर, या जल में डालने पर। आई बात समझ में। ये मेन इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो आपको याद रखनी है कि अम्ल नीले को लाल कर देता है और क्षार लाल को नीला कर देता है। अम्ल H+ आयन देता है और क्षार OH- आयन देता है। ठीक है, इसके बाद और भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो अम्ल और क्षार में, ये सब बेसिक डिटेल बता रहा हूँ मैं आपको कि ये आपको, फिर हम इसको बाद में सबको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं जिसको हमें पढ़ना है अभी। इसके बाद और क्या है अम्ल के लिए, एक होता है आपका pH। ये आएगा, टेंशन नहीं है, अगर किसी को पता नहीं है pH क्या है तो उसकी टेंशन नहीं है, इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे। बस अभी मैं शुरू में पूरा ब्रीफ कर रहा हूँ अम्ल और क्षार के बारे में, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। pH स्केल होता है एक, ठीक है ना, pH स्केल होता है, इसमें 0 से लेके 14 तक रीडिंग होती है। समझ लो कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके 14 तक। तो pH स्केल में यदि 0 से 7 होगा तो वो होगा अम्ल, और pH स्केल में यदि 7 से 14 के बीच में आएगा तो वो होगा क्षार। अगर pH में यदि pH का मान यदि किसी पदार्थ की अपन ने pH नापी, pH क्या है टेंशन लेने की बात नहीं है, आगे पढ़ेंगे, आएगा ये हमारे। यदि हमने pH नापी, आप बस इतना सा समझ लो अभी कि pH अम्ल और क्षार को मापने की एक इकाई है ना। अम्ल और क्षार को हम pH के रूप में मापते हैं कि कितना ज्यादा अम्ल है, कितना ज्यादा क्षार है, या अम्ल है या क्षार है। तो अगर किसी भी पदार्थ की pH नापी और अगर pH आई जैसे मान लो 2.5, तो इसका मतलब बताओ 2.5 है तो ये क्या है, अम्ल। क्यों, क्योंकि इसकी pH 0 से 7 के बीच में है। अगर मान लो 11.17 ये आई pH, तो 11.17 7 से 14 के बीच में है, तो इसका मतलब ये क्या है, क्षार है। तो pH अगर 0 से 7 होगा pH का मान तो अम्ल होगा, और अगर pH का मान 7 से 14 होगा तो वह क्षार होगा। ये होता है pH स्केल। ठीक है, तो ये अम्ल और क्षार के बारे में जो बेसिक डिटेल्स है वो मैंने आपको बता दी। अब ये उतार लो चाहो तो, या फिर इसको याद रख लो। ये सब हम दोबारा पढ़ने वाले हैं, इसको ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये अम्ल और क्षार के मेन गुण हैं जो छोटी क्लास में पढ़ते थे, आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है ना, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, H+ और OH- देते हैं। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, H+ और OH- देते हैं। वह अम्ल और क्षार होते हैं, मतलब जो अम्ल होते हैं वो H+ देते हैं, जो क्षार होते हैं वह OH- देते हैं। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना, और ये अनिल और शालिनी, ये तुम्हें याद हो ही जाएगा लिटमस पत्र टेस्ट का, कि अगर लिटमस पेपर का अगर हम टेस्ट करें तो याद रख लेना कि लिटमस पत्र में अनिल और शालिनी ही जीतते हैं। अनिल मतलब अम्ल, नीले से लाल, शालिनी मतलब क्षार, लाल को नीला। ठीक है ना, सिंपल है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। अम्ल और क्षार के जो उदाहरण हैं जो इस किताब में हमारे आएंगे, अधिकतर काम आएंगे, उन उदाहरणों को हम थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। तो अम्ल और क्षार के उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण देखने के पहले हमें अम्ल और क्षार को भी अलग अलग भागों में विभाजित करना होगा, क्योंकि अम्ल और क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। इसका मतलब क्या हुआ प्रबल दुर्बल? प्रबल और दुर्बल का मतलब यह है कि आपने देखो
मैं एक आपको ऐसा उदाहरण बताता हूँ, अम्ल का उदाहरण बताता हूँ जो दैनिक जीवन में आपके काफी काम आता है। नींबू एक अम्ल है, नींबू में क्या है, अम्ल होता है, ठीक है ना। अब आप नींबू को लोगे और अपने हाथ पे डालो, ज्यादा कुछ असर नहीं होगा, ठीक है ना, इतना कुछ असर होता नहीं है नींबू को अपने हाथ में डालते हो तो, लेकिन यह है अभिक्रियाशील है, अम्ल जरूर है वह। इसी प्रकार अगर आप अपने हाथ में तेजाब डालोगे, देखो अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड, तो नींबू भी एक एसिड है और तेजाब भी एक एसिड है, लेकिन तेजाब जो है अगर आप उसने उसको अपनी स्किन पे डाला, हाथ में डाला, तो आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है ना। तो अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे तेजाब जैसे जो अम्ल होते हैं वो प्रबल अम्ल, और नींबू जैसे जो अम्ल है, टमाटर में भी अम्ल होता है, वो क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल, ठीक है ना। दही में भी अम्ल होता है, वो क्या होता है, दुर्बल अम्ल। इसी प्रकार क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, ठीक है ना। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, ठीक है ना। इनके बारे में भी चर्चा करेंगे, पहले अभी इनके उदाहरण देख लेते हैं हम। प्रबल अम्ल के कुछ उदाहरण आपको याद रखने हैं, मेन इंपॉर्टेंट है HCl और H2SO4, सारे इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा, एक और है HNO3, ठीक है ना। मेन इंपॉर्टेंट HCl है, सबसे ज्यादा HCl काम आएगा, H2SO4 भी काम आता ही है, फिर HNO3, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल मैं आपके सामने लिख ही देता हूँ। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। अब आप ऐसे ही याद रखोगे, कभी भी आ गया नाइट्रिक अम्ल तो समझ जाना HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल समझ जाना H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसी तरह दुर्बल अम्ल कौन कौन से होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट दुर्बल अम्ल CH3COOH, ठीक है ना, CH3COOH। देखो सब H प्लस देते हैं, ये भी H प्लस देगा, ये भी H प्लस देगा, ये भी H प्लस देगा, ये भी H प्लस देगा यहाँ से, ठीक है ना। और है CH3COOH और H2CO3, ठीक है ना। CH3COOH आप जानते ही हो, एसिटिक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिटिक अम्ल बहुत काम आता है, एसिटिक अम्ल CH3COOH। और ये कौन सा है, कार्बोनेट अम्ल, ठीक है। तो ये अम्ल और क्षार हो गए, सॉरी प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल हो गए, इनके कुछ उदाहरण हो गए। ये H2CO3 और CH3COOH दुर्बल अम्ल है और ये प्रबल अम्ल है। अब दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल हम कैसे निर्धारित करते हैं, इसको कैसे जांच करते हैं, इसकी इस चैप्टर में आगे चर्चा करेंगे काफी अच्छे से। आरएनएस ने काफी अच्छे से चर्चा की है, हम आरएनएस की जब अम्ल और क्षार की हम परिभाषाएं पढ़ेंगे उस टाइम मैं आपको ये अच्छे से बताऊंगा, अभी तो आपको केवल उदाहरण बताता हूँ ताकि आप याद रखो जब भी हम अम्ल और क्षार पढ़ें। प्रबल क्षार मेन इंपॉर्टेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, नाम देखो, नाम सही ध्यान रखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH, के का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। NaOH और KOH ये प्रबल अम्ल है। दुर्बल क्षार कौन कौन से होंगे, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बस OH का मतलब क्या होता है, याद रखना, OH माइनस होता है ना, OH माइनस का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड। जब भी नाम याद रखो तो याद रखना हाइड्रोक्साइड। कैसे, देखो बना कैसे, इसका नाम कैसे हाइड्रोक्साइड है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक प्लस ऑक्साइड, हाइड्रो प्लस ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो देखो नाम अपने आप देखते हुए पता लग जाएगा, है ना, थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगाया तो ये हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये सब क्या है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब दुर्बल क्षार हैं,
ठीक है ना। तो ये आपके दुर्बल क्षार, ये प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ये उदाहरण है जो आपको याद रखना है। देखो Mg का मतलब मैग्नीशियम लिखना आपकी कॉपी में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये NH4 प्लस क्या होता है? NH4 प्लस का मतलब होता है अमोनियम, और OH माइनस है इसमें तो हाइड्रोक्साइड। तो नाम क्या बन गया इसका? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। Ca का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिंपल। ये इनके हमने उदाहरण देख लिए अम्ल और क्षार के। अब हम चर्चा करेंगे अम्ल और क्षार की जल के साथ किस तरह मित्रता है, और जल में किस तरह ये व्यवहार करते हैं, पानी में किस तरह व्यवहार करते हैं, उसके साथ हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। ध्यान से समझना इस टॉपिक को। अच्छा है, बस मतलब बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या है, सबसे पहले हमें क्या चीज याद रखनी है? अम्ल और क्षार जल में विलय होते हैं। मतलब अम्ल को और क्षार को अगर आप जल में घोलोगे तो जल में घुल जाते हैं, विलय होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? दोनों के दोनों, ये दोनों मतलब अम्ल व क्षार जल में विलय होते हैं। ठीक है ना, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद अम्ल और क्षार जल में, इस मात्रा के आधार पर अम्ल और क्षार जल में दो प्रकार से विलय होते हैं। किसकी? अम्ल और क्षार की मात्रा के आधार पर। तो अम्ल और क्षार की मात्रा के आधार पर ये दो प्रकार के विलयन बनाते हैं। अब दो प्रकार के विलयन कैसे कैसे विलयन बनाते हैं? एक तो तनु विलयन और एक सांद्र विलयन। तनु विलयन और सांद्र विलयन। अब इन दोनों शब्दों का काफी बार आते हैं तुम्हारे तनु अम्ल, सांद्र अम्ल, तनु क्षार, सांद्र क्षार। क्या मतलब है तनु का और क्या मतलब है सांद्र का, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो भैया ध्यान से देखना, तनु अम्ल दो प्रकार के विलयन बन गए, तनु विलयन और सांद्र विलयन। उसके पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाता हूँ ये विलयन क्या होता है। वैसे तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन समझ लो विलयन क्या होता है। विलयन होता है विलय प्लस विलायक। सर ये विलय प्लस विलायक क्या होता है? उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक पात्र है, उस पात्र में है पानी, ठीक है ना, पात्र में क्या है? जल, और इसमें आपने डाला नमक, है ना, या फिर आपने डाली शक्कर। ठीक है ना, नमक और शक्कर को आपने इसमें डाला तो क्या हो गया? आप केवल नमक की बात करें तो नमक का विलयन क्या बन गया? नमक का विलयन। तो सर ये विलय और विलायक क्या है? अगर एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में आप घोलते हो तो जिसमें विलय करते हैं, जिसमें घोलते हैं वो विलायक, और जिसको घोलते हैं वह नमक, मतलब वह विलय। तो यहाँ नमक क्या है? विलय, और पानी क्या है? विलायक। जिसमें घोलोगे वो विलायक और जिसको घोलोगे वह विलय। समझ गए? और विलय को विलायक में घोलने पर हमें विलयन प्राप्त होता है। विलय और विलायक को घोलेंगे तो क्या प्राप्त होगा? विलयन। जैसे नमक को जल में घोलेंगे तो नमक का जो पानी होता है वो नमक का विलयन होता है। ठीक है ना। शक्कर डालोगे, शक्कर को घोलोगे अगर जल में तो वो शक्कर का विलयन होता है। समझ गए? सिंपल है, विलयन अब आपको समझ में आ गया। अब आप चर्चा करेंगे तनु विलयन और सांद्र विलयन की। इसको हम देखते हैं उदाहरण से, तनु और सांद्र विलयन को। ठीक है ना, ये विलय और विलयन तो समझ में आ गया, लेकिन तनु और सांद्र क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसको भी एक उदाहरण से बताता हूं। दो समान मैं पात्र लेता हूं, ठीक है ना, एक जैसे पात्र हैं ये, इन एक जैसे समान पात्रों में मैंने समान जल भर दिया। ठीक है ना, समान आयतन के पात्र हैं, इनमें मैंने बराबर बराबर पानी भर दिया। अब समान जल है, अब इसमें डाला मैंने
1 चम्मच शक्कर, और इसमें डाला मैंने 20 चम्मच शक्कर। ठीक है ना। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं तनु और सांद्र क्या है। 1 चम्मच शक्कर डाला, मिलाया मिलाया, और ये बन गया आपका विलयन। इसी तरह 20 चम्मच शक्कर डाली, मिलाई, और ये बन गया आपका, ये भी आपका विलयन बन गया। घुल गई, शक्कर को घोल दिया, अच्छे से घोल दिया इसमें, और इसमें भी घोल दिया। तो आप खुद बताओ, इन दोनों में से ज्यादा मीठापन किसमें आएगा? अरे इसको पीते ही भयंकर मीठा लगेगा। और दूसरी बात, इसमें शक्कर कुछ ज्यादा ही घुली हुई रहेगी, बहुत गाढ़ापन रहेगा। इसकी बात करेंगे, इसमें 1 ही चम्मच शक्कर घुली हुई है, इसको आप स्वाद अगर इसका लोगे तो बहुत कम, मतलब कम शक्कर, इसकी तुलना में कम मीठा रहेगा। तो ये जो विलयन है, ये जो विलयन बना, ये विलयन बना आपका सांद्र विलयन। ठीक है ना। और ये विलयन बना आपका तनु विलयन। अब आपको समझ में आई बात। 1 चम्मच शक्कर वाला विलयन है तनु विलयन, और 20 चम्मच शक्कर वाला विलयन है सांद्र विलयन। इसका मतलब सिंपल है, यदि किसी विलायक में विलय की मात्रा ज्यादा है, जिसको घोल रहे हैं उसकी मात्रा अगर ज्यादा डाल रखी है हमने, तो वह सांद्र होगा, और अगर कम मात्रा डाल रखी है तो वो क्या होगा? वह तनु होगा। जैसे अपन नींबू की शिकंजी बनाते हैं, अब आपने आधा नींबू काट के डाल दिया, शक्कर मिला दी और पी ली, ठीक है ना, अच्छा लगा आपको। लेकिन अगर आप 1 गिलास पानी में 4-5 नींबू डाल दोगे, भयंकर खट्टा हो जाएगा, और आप जैसे पियोगे ना, आपके यहाँ छिल जाएगा, बल्कि इतना भयंकर अगर आप नींबू पी लोगे तो गला छिल जाएगा आपका, क्योंकि बहुत ज्यादा एसिड हो जाएगा। तो वो जो 5-6 नींबू वाला जो विलयन है, जो 1 गिलास में डाला है, वो है सांद्र। ठीक है ना, वो क्या है? सांद्र। अब आप ध्यान से समझना, 5-6 नींबू का मतलब सांद्र नहीं है। अगर आपने 5-6 नींबू को एक बड़ी बाल्टी में डाला तो विलयन कैसा होगा? वापिस खटासपन कम आ जाएगा, तो वह तनु विलयन। तो ये निर्भर करता है विलायक की मात्रा पर। मतलब अगर एक निश्चित विलायक की मात्रा में आप कम विलय घोलते हैं तो वह तनु होगा, और अगर आप ज्यादा विलय डालते हैं तो वह क्षार होगा। आई बात समझ में? तो अब आपको समझ में आ गया तनु विलयन और सांद्र विलयन का मतलब। अब बस समझ जाओ कि तनु अम्ल और तनु क्षार क्या होंगे। ठीक है ना, उदाहरण आपको मैंने बता दिया। अब अम्ल और क्षार पे आ जाओ। अगर मैंने किसी भी जल वाले विलायक में, मतलब जल में, अगर आपने अम्ल की मात्रा कम है तो वह तनु अम्ल होगा, विलयन कैसा होगा? तनु। और अगर इसमें अम्ल ज्यादा डाल रखा है, अम्ल की मात्रा अधिक है, मतलब अम्ल क्या है यहाँ पे? विलय, इसको घोल रहे हैं। ठीक है ना। अगर विलय की मात्रा अधिक है तो ये होगा आपका सांद्र विलयन। समझ गए? सांद्र अम्ल। जो अगर विलय ज्यादा घुला हुआ है सिंपल, तो सांद्र, कम घुला हुआ है तो तनु। इसी प्रकार क्षार के लिए भी होगा। अगर आपने जल में कम मात्रा में क्षार डाला है तो क्या होगा? तनु। और ज्यादा मात्रा में डाला है तो सांद्र। अधिक मात्रा में मतलब तो सांद्र। ठीक है ना। तो तनु और सांद्र समझ में आ गया। ठीक है ना, छोटा सा टॉपिक है, वस्तु तो इसको पढ़ाते भी नहीं है, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कि ये शब्द आते हैं बहुत सी बार, और जब ये आते हैं तब हमें समझ में आता है, हम बस सिंपल याद कर लेते हैं तनु, हाँ तनु विलयन है। हम बोलते हैं किसी इसमें तनु, किसी पदार्थ की अभिक्रिया तनु अम्ल से करवाने पर ये होता है, तो आप उसको वैसे याद कर लेते हो कि तनु अम्ल से करवाने पर। पता ही नहीं होता बच्चों को कि तनु का मतलब क्या होता है,
लेकिन अब आपको पता लग गया और अब आप कभी भूलोगे नहीं इसको कि तनु और सांद्र का मतलब क्या होता है। समझ लेना, एक गिलास में क्या उदाहरण है, सिंपल, एक गिलास पानी में 1 नींबू डालोगे तो तनु विलयन, एक गिलास पानी में 10 नींबू डाल दोगे तो सांद्र विलयन। आ गई बात समझ में, सिंपल। अब नया टॉपिक है हमारा लवण। लवण कुछ भी नया नहीं है, ये अम्ल और क्षार जहां भी आएगा वहां लवण भी आएगा। जहां भी हम अम्ल और क्षार की चर्चा करेंगे लवण की चर्चा जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है लवण, अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है ना, क्या होता है लवण, अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। ठीक है ना, अम्ल में अगर आप क्षार मिलाओगे तो ये एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे और क्या बना लेंगे, लवण बना लेंगे। ठीक है ना, जो ना तो अम्ल होगा ना क्षार होगा, उनके बीच का होगा लवण। ठीक है ना, जिसमें अम्ल और क्षार के मध्य के गुण होंगे। आ गई बात समझ में। तो लवण क्या है, सिंपल, जो अम्ल और क्षार से मिलके बनता है वह लवण होता है, जिसमें ना तो अम्ल के ज्यादा गुण होते हैं ना क्षार के गुण होते हैं। ठीक है ना, तो अब इससे एक और इंपॉर्टेंट परिभाषा आती है, याद रखना, पहले भी आपने काफी बार पढ़ चुकी होगी है 8वीं 9वीं में, उदासीनीकरण अभिक्रिया। परिभाषा में तुम्हें याद करा देता हूं, ये जो ऊपर लिखा है ना मैंने, यही उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा है। क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, या फिर ऐसा मत याद करो, अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, परिभाषा लिख देता हूं मैं। तो अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, याद रखना, अम्ल और क्षार जब भी अभिक्रिया करेंगे लवण और जल बनाएंगे, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। सर एक उदाहरण बता दो, एक उदाहरण लेके चलते हैं अपन। HCl अम्ल है, मैंने तुम्हें अम्ल और क्षार के उदाहरण बता ही दिए। क्षार की बात जब भी करेंगे, अम्ल की बात जब भी करेंगे 50% केस में, 50% केस में HCl को याद करेंगे और क्षार में NaOH को याद करेंगे। अम्ल और क्षार, ये मैं उदासीनीकरण अभिक्रिया लिख रहा हूँ, अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, NaCl + H2O। तो यहाँ पे HCl क्या है, अम्ल, ये क्या है क्षार, ये है आपका लवण और ये आपका जल, और ये अभिक्रिया आपकी हो गई उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। सिंपल। अब कैसे हुई अभिक्रिया ये भी देख लो, एक बार मैं तुम्हें ब्रीफ कर देता हूँ उसको कैसे अभिक्रिया हुई। HCl है, H+ और Cl- आयन हुए, यहां से इसके आयन तोड़ो तो Na+ OH-। देखो वह पदार्थ जो OH- देता है क्षार कहलाता है, वह पदार्थ जो H+ देता है अम्ल कहलाता है। समझ गए, H+ का टाका भिड़ा किससे, H+ का टाका भिड़ा OH- से, और Na+ का टाका भिड़ा Cl- से। Na+ का Cl- से टाका भिड़ा, यह हुआ, और H+ और OH- का जो टाका भिड़ा उन्होंने बनाया H2O। ये तो NaCl बना लिया और H+ और OH- से मिलकर H2O बना लिया। सिंपल। आ गई बात समझ में।
ये आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया कंप्लीट। एक चीज और याद रखना लवण में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार पॉइंट क्या है, लवण की पीएच का मान 7 होता है। देखो मैंने तुम्हें बताया था पीएच क्या होती है, पीएच होती है स्केल होता है एक जिसमें 0 से 14 तक होते हैं, ठीक है ना। अब 0 और 14 के बीच में क्या आएगा, 7 आएगा। 7 के इधर वाला तो अम्ल, 7 के इधर वाला क्षार, और ये होगा आपका लवण। लेकिन अभी भी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है पीएच के बारे में, पीएच के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। अभी केवल याद रख लो या फिर दिमाग में बस फिट बिठा लो, याद भी मत रखो, बाद में वापस पढ़ेंगे। अम्ल की पीएच क्या होती है, 7, ठीक है ना। क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में 7 आता है, 0 से 7 अम्ल, 7 से 14 क्षार, और 14 और 0 के बीच में बिल्कुल बीचों बीच 7 आता है। 7 अगर कोई पदार्थ की पीएच होगी तो न तो वह अम्ल होगा न वह क्षार होगा, वो होगा लवण। सिंपल। तो अब हम चर्चा करेंगे लवण के प्रकार। लवण भी 3 प्रकार के होते हैं। किस तरह, ये आपके अम्ल और क्षार की प्रबलता पे निर्भर करेगा। ये क्या बोल रहे हो सर? सबसे पहले तो आप देखो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के? एक तो उदासीन लवण, एक होंगे अम्लीय लवण, और एक प्रकार होगा इसका क्षारीय लवण। ठीक है, लवण 3 प्रकार के होंगे, तीनों को उदाहरण सहित बताऊंगा मैं। उदासीन लवण, उदासीन लवण का मतलब जिसमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण नहीं है, उदासीन है। उदास है वह, न तो उधर उसमें अम्ल का है न क्षार का कोई गुण है, ठीक है ना। न तो भैया मैं अम्ल की साइड हूँ न मैं क्षार की साइड हूँ, मैं तो उदासीन हूँ, मैं तो चुपचाप बैठा हुआ हूँ, वो होगा उदासीन लवण। ऐसा कब बनेगा? जब लवण किसका बनेगा? प्रबल अम्ल का, और साथ में क्षार भी कैसा होगा? प्रबल। दोनों ही प्रबल होंगे तो दोनों ही एक दूसरे का जो प्रभाव है वो खत्म कर देंगे। तो प्रबल अम्ल होगा, प्रबल क्षार होगा, तो जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा? उदासीन। सर उदाहरण सहित बताओ। तो उदासीन का उदाहरण है, आप खुद बताओ कोई प्रबल अम्ल। मैंने आपको लिखा रखा है प्रबल अम्ल, HCl प्लस प्रबल क्षार NaOH, ठीक है, दोनों प्रबल, ये प्रबल ये प्रबल, प्रबल अम्ल, और ये है प्रबल क्षार। ये मिलके आपके बनाएंगे लवण NaCl, साथ में H2O। तो ये हो गया आपका उदासीन लवण। ये लवण कैसा हुआ? उदासीन लवण हो गया, ठीक है ना। ये आपका उदासीन लवण हुआ जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलके बना है, ठीक है। अब अम्लीय लवण क्या होगा? अब आप खुद देखो, अगर आप अम्ल ले लोगे प्रबल, ठीक है ना, अम्ल तो है आपका ताकतवर, प्रबल है। क्षार है आपका बेचारा कमजोर। दोनों की आपने शादी कराई तो किसकी चलेगी? जो ताकतवर होगा उसकी चलेगी। तो दोनों की में जो अभिक्रिया हुई उससे जो लवण बनेगा, उस लवण में अम्लीय गुण होगा। क्यों? क्योंकि कौन सा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। तो उसमें अम्लीय गुण होगा, वो बिल्कुल उदासीन नहीं होगा, उसमें थोड़ा बहुत गुण अम्लीय होगा। क्यों? क्योंकि प्रबल अम्ल है और क्षार कैसा है? दुर्बल, बेचारा दुर्बल क्षार है, और प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से जो लवण बनता है, देखो लवण आप देख लो, लवण वापस कैसे बनता है? लवण अम्ल और क्षार से मिलके, अम्ल प्लस क्षार से मिलके बनता है ना लवण, ठीक है ना। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार लेंगे तो भी लवण बनेगा, लेकिन उदासीन लवण। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार लेंगे तो अम्ल ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए जो लवण बनेगा उसमें अम्ल के गुण होंगे, इसीलिए उसको अम्लीय लवण कहेंगे। उदाहरण प्रबल अम्ल ले लो, HCl ले लो,
अब कोई भी दुर्बल क्षार छाटो, जैसे अपन ने बताया था NH4OH, ये एक दुर्बल क्षार है, ठीक है ना। तो इनसे जो बनेगा लवण क्या बनेगा, अब H प्लस और OH माइनस तो मिलके H2O बना लेंगे, और NH4 और Cl मिलके क्या बना लेंगे, NH4Cl। ये कौन सा लवण है, इसको बोलेंगे हम अम्लीय लवण, जिसमें अम्ल का गुण विद्यमान होगा, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा लवण आ गया, ये आपका आ गया अम्लीय लवण, जो प्रबल अम्ल दिख रहा है Cl प्रबल अम्ल, और ये दुर्बल क्षार से मिलके बना है। अगला क्षारीय लवण। अब मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मुझे बताओगे, वैसे तो तुम अपनी कॉपी में अपने दिमाग में तुम्हें पता लगी क्या होगा, सिंपल है। क्या है क्षारीय लवण, जो दुर्बल अम्ल, जिसमें अम्ल कमजोर होगा, अब क्षारीय है तो क्षार प्रबल होगा, तो सिंपल दुर्बल अम्ल प्लस ताकतवर प्रबल क्षार, ठीक है ना। उदाहरण एग्जांपल कर लो, क्या करें, कोई भी उदाहरण कर लो इसका। दुर्बल अम्ल ले लो, बेचारा कोई कमजोर सा अम्ल CH3COOH, और क्षार लो प्रबल, लो NaOH, ठीक है ना। ये मैंने आपको लिखा रखे हैं प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार इन सबके, इसीलिए मैंने आपको उदाहरण लिखाए थे उस समय, ताकि यहाँ दिक्कत नहीं आए, ताकि यहाँ जब भी मैं बोलूँ दुर्बल अम्ल लो, तो तुम, मैंने CH3COOH लिखा तो तुम देखने लग गए इधर उधर कि सर ये क्या है, किताब में छाटो है, कहीं भी तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। मेरा वीडियो अगर तुमने ध्यान से देख लिया तो हर चीज तुम्हें समझ में आएगी, ठीक है ना। सीक्वेंस वाइज चल रहा हूं मैं। अब CH3COOH क्या है, ये आपका दुर्बल है, और ये आपका प्रबल क्षार है, ठीक है ना। आपको पता है NaOH प्रबल क्षार है, KOH प्रबल क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा अब यहाँ से। अब CH3COOH के टुकड़े में आपको बताता हूँ ये किस तरह रहता है, ये रहता है H प्लस, इस तरह CH3COO माइनस H प्लस, NaOH के टुकड़े Na प्लस OH माइनस, ये देखो किन किन में सेटिंग होगी, H प्लस और OH माइनस की सेटिंग होगी, और CH3COO माइनस और Na प्लस की सेटिंग होगी, ठीक है ना। तो H प्लस और OH माइनस की सेटिंग से क्या बना, H प्लस और OH माइनस की सेटिंग से बना H2O, और CH3COO माइनस और Na प्लस की सेटिंग से क्या बना, CH3COONA। ये आपका लवण है। ये कौन सा लवण है, ये है आपका क्षारीय लवण, है तो लवण ही, लेकिन इसमें क्षारीयता का गुण होगा, वह इसलिए थोड़ा सा क्षारीय गुण इसलिए होगा, या क्षार की तरफ इसलिए इसमें आकर्षित होगा, या ये क्षार इसलिए होगा क्योंकि जब भी या इसको निर्माण करने के लिए प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल लिया गया है, तो प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल को क्या कर देगा, दबा देगा, और जो भी प्राप्त होगा उसमें आपका क्षारीयता का गुण विद्यमान होगा। सिंपल, क्लियर है। तो ज्यादा कुछ है नहीं, ये आपने लवणों के प्रकार पढ़ लिए, ये 3 प्रकार के लवण होते हैं। अब लवण में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसमें, क्रिस्टलन जल, ठीक है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे, बोर्ड में पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट है, लवण में ही है वह, इसके बाद उसकी चर्चा करें। तो अब हम बात करते हैं क्रिस्टलन जल की। क्या है क्रिस्टलन जल, किसी भी जो लवण है उस लवण के अंदर विद्यमान जल के अणु, सर ये क्या है, इसको आप उदाहरण से समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लो कोई लवण है, अधिकांशतः, एक तो याद रखो लवण ठोस होते हैं, अधिकांशतः, है ना, लवण ठोस रूप में होते हैं, और जिनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, ठीक है ना। एक स्टार पॉइंट लिख लेते हैं, लवणों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, और यह सामान्यतः क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल को समझो, जैसे आपने कुछ भी दानेदार चीजें देखी, जैसे आपने मिश्री देखी, मिश्री क्या है, क्रिस्टल है, ठीक है ना, मिश्री है, शक्कर है, ये सब एक क्रिस्टल होते हैं। अब लवण के क्रिस्टल की बात करें तो जैसे फिटकरी है, फिटकरी आपने बहुत देखी है, धावन सोडा है, धोने का सोडा, वो आपने देखा है। धोने के सोडे को आप देखोगे, सर्फ टाइप का जो होता है, वो धोने का जो सोडा होता है वो क्रिस्टल टाइप होता है, दानेदार जो भी चीजें होती है ना वो क्रिस्टल होती है, जिनको हम तोड़ेंगे तो वो बिखर जाएगी, ऐसा क्रिस्टल ठोस होता है।
ठीक है ना। तो ये जो क्रिस्टल जो ठोस होता है, इसमें अगर लवण की बात करें तो अगर कोई भी लवण का क्रिस्टल है और वह उसके अंदर जल के अणु विद्यमान है, जैसे फिटकरी आपने देखी है तो फिटकरी आपको चमकीली दिखाई देती है, ऐसा लगता है उसके अंदर पानी विद्यमान है, तो उसके अंदर सही में पानी विद्यमान होता है। फिटकरी का क्या सूत्र होता है, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसका मतलब ये जो लवण है ना K2SO4.Al2SO4, इस लवण के अंदर 24 जल के अणु विद्यमान है और यह जल के अणु ही क्या कहलाते हैं, इन्हीं को तो हम बोलते हैं क्रिस्टलन जल। किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो जल विद्यमान होता है, जैसे मान लो धावन सोडा है, उस लवण कौन सा है धावन सोडा, Na2CO3, इस लवण में जल के अणु विद्यमान है और ये क्रिस्टलन जल कहलाते हैं। जो भी लवण के अंदर या किसी भी यौगिक के अंदर अगर जल या किसी भी क्रिस्टल के अंदर अगर जल के अणु विद्यमान होते हैं, क्रिस्टल के अंदर, सॉरी यौगिक नहीं, क्रिस्टल के अंदर अगर जल के अणु विद्यमान होते हैं तो उन्हें हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो जिप्सम है CaSO4.2H2O। जिप्सम क्या है, जिप्सम में CaSO4 कैल्शियम सल्फेट एक सिंपल लवण है, लेकिन अगर इसके अंदर दो जल के अणु विद्यमान है तो ये आपका हो गया, ये दो जल के अणु हो गए आपके क्रिस्टलन जल। ठीक है ना, परिभाषा आ जाती है कभी कभी 1 नंबर की, साथ में उदाहरण भी आ जाता है। जैसे फिटकरी का उदाहरण बताओ, फिटकरी का उदाहरण क्या होगा, K2SO4.Al2SO4 का कोष्टक में बंद करके होल थ्राइस 24 इसमें जल के अणु विद्यमान होते हैं एक फिटकरी के लवण में, 24 जल के अणु जुड़े हुए होते हैं फिटकरी के लवण के एक अणु में। आई बात समझ में। तो ये आपका हो गया क्रिस्टलन जल। क्या याद रखोगे, एक तो लवण है, उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, ये क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं अधिकांशतः, क्रिस्टल में जो जल विद्यमान होता है उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। ये आपका लवण जो है वह लगभग समाप्त हो गया। अब हम अगले वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे अम्ल क्षार की परिभाषाएं। अम्ल और क्षार की परिभाषाएं 3 व्यक्तियों द्वारा दी गई है, 3 वैज्ञानिकों द्वारा दी गई है, मेनली मुख्यतः, है ना, मुख्यतः 3 वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग प्रकार से अम्ल और क्षार को समझाया गया है। हम उसकी चर्चा अगले वाले वीडियो में करेंगे। आरेनियस ने, लुईस ने और ब्रॉन्स्टेड लोरी ने। ठीक है ना, 3 परिभाषाएं पढ़ेंगे। एक तो आरेनियस की परिभाषा, इसके बाद सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे ब्रॉन्स्टेड लोरी की परिभाषा, और थर्ड नंबर पे हम जो चर्चा करेंगे वह करेंगे लुईस की परिभाषा। अम्ल और क्षार की जो इन्होंने परिभाषाएं दी हैं, ये आपकी किताब में है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगले जो लेक्चर है उसमें हम अम्ल और क्षार की परिभाषाएं पढ़ेंगे। जाने के पहले आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखो मैंने आपको हर चीज कितनी डिटेल में एक एक चीज समझाई है। आप अगर किताब को भी पढ़ोगे ना, अपनी इस वीडियो को देख के आप किताब में से भी आराम से पढ़ सकते हो, और चाहो तो आप देख के नोट्स भी बना सकते हो। मैंने अधिकांश ऐसे लिखा रहा हूँ कि आपके नोट्स भी कम नहीं पड़े, मतलब साथ में नोट्स भी हो जाए। भले मुझे वक्त लग रहा है इस चीज में, लेकिन एक एक चीज मैं डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो प्लीज आप भी हमारे वाले चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो एक बार ही करना है, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करने का तरीका आपको पता है इसी, और सब्सक्राइब करने के फायदे क्या है, जैसे ही आप अगर सब्सक्राइब करोगे कोई भी नया वीडियो आएगा, कोई भी नया लेक्चर आएगा, आप आराम से उसको देख सकते हो। और एक और फायदा है, जब भी आप YouTube खोलोगे तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो YouTube में नीचे ही नीचे बीचों बीच सब्सक्राइबर लिखे हुए होंगे, है ना, सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा। आप जैसे ही वहां पे क्लिक करोगे, ऊपर जिस भी चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है वहां पे वो आ जाएंगे। वहां पे आप हमारे वाले चैनल में जाओगे तो हमारे वाले चैनल में, विधान एजुकेशन के चैनल में जैसे जाओगे, जितने भी वीडियो अभी तक बनाए गए हैं वो सारे आपको वहां पे दिख जाएंगे। आपको कुछ भी नया ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये आपका फायदा है सब्सक्रिप्शन का। ठीक है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो भी आपका बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में। ठीक है, बाय।
तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ सब्सक्राइब के क्या फ़ायदे हैं। जैसे ये मान लो मेरा वीडियो है, आप यहाँ से सब्सक्राइब करेंगे, पास में बेल आइकन आएगा, सब्सक्राइब बटन दबाते हैं, इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, पर्सनलाइज है, पर्सनलाइज कर दीजिए। ठीक है, ये आपका सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ आ गया, अब आपका सब्सक्राइब हो गया। अब फ़ायदा क्या है सब्सक्रिप्शन का, वो देखो आप इसको मैं पूरा बाहर निकालता हूँ। जब भी हम YouTube खोलते हैं, अगर आपको हमारे वाले चैनल को देखना है तो देखिए यहाँ नीचे की तरफ देखिए सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ रहता है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जो भी चैनल आपने सब्सक्राइब करे हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। देखो जो भी चैनल आपने सब्सक्राइब किए हैं उन सब की लिस्ट आ जाएगी। देखो ये फर्स्ट पे, देखो अभी सब्सक्राइब किया है इसलिए फर्स्ट पे मेरा। अब देखो इसको खोलते ही देखो क्या हुआ, जितने भी वीडियो डले हुए हैं वह सारे के सारे यहाँ पे आ गए। देखो जितने भी वीडियो डले हुए हैं सारे यहाँ पे आ गए। देखो प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी वीडियो हैं वो सब यहाँ पे आ गए। ये देखो ये जितने भी अब देखो यहाँ पे अगर आप मैंने यहाँ पे देखो डाल रखा है कार्बन एवं यौगिक, उससे संबंधित 5 वीडियो हैं। देखो इस पे चले जाओ, इस चैप्टर पे लेक्चर 01, 02, 03, सारे के सारे चैनल, सारे के सारे जो आपको इस चैप्टर से संबंधित जितने भी वीडियो हैं वो आपको इसमें दिख जाएंगे। ठीक है, तो आपको देखें त्रिकोणमिति का एक बना रखी है प्लेलिस्ट, त्रिकोणमिति की प्लेलिस्ट में जाइए, इससे संबंधित जितने भी वीडियो हैं वो इस पे आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका फ़ायदा है सब्सक्रिप्शन में जाने का। इसमें आपको जितने भी वीडियो हैं, जितने भी विधान एजुकेशन के अगर आपको वीडियो देखने हैं तो आपको कहीं भी नहीं जाना। आपको कहाँ पे जाना है मैं दोबारा बता रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन पे जाइए, यहाँ पे चैनल का नाम आएगा, चैनल के नाम को प्रेस कीजिए, इससे संबंधित जितने भी वीडियो हैं सब आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, इसीलिए आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सर्च मारने की ज़रूरत नहीं है, जो भी यहाँ पे उपस्थित है वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, सब मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।